Hello दोस्तों, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting video. पेटीएम पेमेंट बैंक जिसकी जर्नी कहीं ना कहीं 2017 से स्टार्ट हुई थी, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पेमेंट बैंक जिनको यहाँ पे पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला था, अब उनका लाइसेंस जो है आरबीआई ने फाइनली कैंसिल कर दिया है। एंड दिस इज नॉट अ सडन इवेंट जो आज उन्होंने कर दिया है। कहीं ना कहीं काफ़ी समय से जो है आरबीआई उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रखा था। उन्होंने बोला था कि उनके जो नए कस्टमर है वो ऑन बोर्ड नहीं कर सकते, उनकी बैंकिंग फैसिलिटीज़ पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, जिसके बारे में हम सेशन में डिस्कस करेंगे। अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है आरबीआई का, क्या इसका इंप्लीकेशन होगा, वो सभी एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे कि क्यों आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया, व्हाट आर द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट, सभी कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, के चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, उसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो, है ना। यहाँ पे आपको मेरी वीडियो का अपडेट भी मिल जाएगा। मोर ओवर, अगर आप एक रेगुलेटरी और बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो आप लोगों के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर की फ्री पीडीएफ भी आपको मिलेगी, तो प्लीज डू ज्वाइन दिस। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो एनरोल करने से पहले आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले, क्योंकि ऐप पे आपको हमारे कोर्स एनरोलमेंट में फर्दर डिस्काउंट तो मिलता ही है। मोर ओवर, ऐप पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में भी मिलता है यार, फॉर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स, है ना। फ्री पीडीएफ, करंट अफेयर्स, ऑल इंडिया मॉक्स, तो इसको होना आपके पास जरूरी हो जाता है, तो जल्दी से डाउनलोड कर लो। बाकी कोर्सेज डिटेल्स में आपको आगे देता हूं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं न्यूज पे। आरबीआई कैंसिल्स द लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक, है ना। अब पहली चीज, पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझते हैं। देखिए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल बैंक अगर हम बात करें, वो क्या करते हैं, वो आपके डिपॉजिट्स भी लेते हैं, लोन भी देते हैं, है ना। पेमेंट बैंक्स आर नॉट सच काइंड, दे आर डिफरेंशिएटेड बैंक्स, दे वर्क डिफरेंटली फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंक्स। क्या है कि ये सिर्फ पेमेंट ही एक्सेप्ट करते हैं, और वो भी सर्टेन टाइप्स के। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए दो तरह के पेमेंट्स होते हैं, मतलब दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, है ना। वन इज डिमांड डिपॉजिट, जो कि आपके ऑन डिमांड अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। और एक होते हैं टर्म डिपॉजिट, जिसमें आती है आपकी आरडी एफडी, जो एक टाइम पीरियड के बाद ही कस्टमर को अवेलेबल हो पाती है ना। तो जो पेमेंट बैंक्स होते हैं वो डिपॉजिट्स तो लेते हैं, लेकिन सिर्फ डिमांड डिपॉजिट, मतलब ये सिर्फ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ही आपको ऑफर कर सकते हैं। मोर ओवर, आप जो इसमें सेविंग अकाउंट में भी जो पैसा रख सकते हो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, वो ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए ही रख सकते हो, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं रिलेटेड टू पेमेंट बैंक, है ना। मोर ओवर, पेमेंट बैंक का अगर किसी भी एंटिटी को लाइसेंस चाहिए तो दे नीड टू हैव अ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपको जब एक शॉर्ट दिया था, जब ये न्यूज आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो उसमें भी होमवर्क क्वेश्चन के तौर पे दिया था, और यहां पे भी आपको होमवर्क क्वेश्चन के तौर पे दूंगा। प्लीज डू लेट मी नो व्हाट इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ पेमेंट बैंक टू गेट अ लाइसेंस, है ना। अब आते हैं इस न्यूज के ऊपर, ठीक है। आरबीआई कैंसल्स द लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक। मैंने पेमेंट बैंक की सारी डिटेल्स आप लोगों को दे दी। अब आरबीआई ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं, है ना। तो आरबीआई कहता है कि द अफेयर्स ऑफ द बैंक वर कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ बैंक एंड इट्स डिपोजिटर, कि भैया जिस वे में बैंक को चलाया जा रहा था वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था, ठीक है, एज पर सेक्शन 22(3)(b ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। दूसरा है, जो मैनेजमेंट का भी करेक्टर था, इट सीम्स टू बी कि वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा था, which is as per section 22(3)(c of the banking regulation act. Moreover, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे मैं आपको बोलूंगा, मुझे हंसी इसलिए आई है। वैसे दिस पॉइंट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कि अगर लाइसेंस कंटिन्यू करने से पब्लिक का कोई फायदा नहीं हो रहा तो फिर लाइसेंस कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये लाइन मेंशन्ड है अंडर सेक्शन 3E। तो यहां पे मतलब आरबीआई ने यही सेक्शन भी यहां पे यूज किया है कि नो यूजफुल पर्पस और पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड बाय अलाउइंग द बैंक टू कंटिन्यू, है ना। तो दिस इज अगेन सेक्शन 23E ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बाकी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे आरबीआई के जो बैंक यहां पे फॉलो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से पास्ट में भी अगर हम बात करें आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। वो हम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में तो एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दूंगा ही, लेकिन पास्ट में क्या एक्शंस लिए थे जरा उसके बारे में बात कर देते हैं। पास्ट में हमारे एक्शंस के बारे में बात करें, मार्च 2022 में ही नए कस्टमर पे ऑन बोर्ड करने पे आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, मतलब पेमेंट बैंक 2022 से कोई भी नए कस्टमर को ऑन बोर्ड नहीं कर सकता था। मोर ओवर, फिर फर्दर रेस्ट्रिक्शंस यहां पे आरबीआई ने उनके ऊपर 2024 में लगा दी थी कि आप जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनसे भी कोई फर्दर फंड्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उन्हें यू कैन जस्ट
प्रोवाइड देम सम पेमेंट फैसिलिटीज, जैसे कि अगर आप करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ऑफर कर रहे हो तो आपको हो सकता है यूपीआई पेमेंट्स वगैरह करने पड़ते हो, आपको पैसा विड्रॉल करना हो तो आप विड्रॉल तो कर सकते हो, फर्दर डिपॉजिट्स वर नॉट अलाउड, है ना। तो यहाँ पे फर्दर रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए थे, मतलब चीजें नई नहीं थी, पहले से चलती आ रही थी। पेमेंट बैंक के जो ऑपरेशंस थे दे वर डेट्रीमेंटल टू दी पब्लिक इंटरेस्ट। अब वो किस तरह से थे जरा उन पे बात करते हैं, लेकिन उन पे बात करने से पहले एक छोटा सा अपडेट मैं आप लोगों को दे दूं कि भाई अगर आपको आरबीआई या किसी भी बैंकिंग और रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो एक सेक्शन जो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रहता है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो रिटन पार्ट हो या फिर आपका इंटरव्यू स्टेज, वो होती है आपकी आरबीआई वेबसाइट। तो अगर आप आरबीआई वेबसाइट की कंप्लीट कवरेज करना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा एक आरबीआई मंत्रा बैच है डेडिकेटेड फॉर ऑल द रेगुलेटरी एंड बैंकिंग एग्जामिनेशंस। इसके 2 सब्सक्रिप्शन मॉडल है, वन इज 6 मंथ, अदर इज 15 मंथ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हो। प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं अगर आप कोड यूज करोगे Y581, है ना। बाकी हमारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस के जो है फाउंडेशन बैचेस रहते हैं, आरबीआई एंड अदर एग्जाम्स, तो आप ये कोड यूज करके हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दी अगेन पेमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं, है ना। तो पेमेंट बैंक में क्या लैप्सेस थे जरा उनके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ा इशू और वन ऑफ द मेजर कंसर्न जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आरबीआई ने सबसे पहले इनके न्यू कस्टमर ऑनबोर्डिंग पे जो बैन लगाया था वो था रिलेटेड टू वीक केवाईसी। देखिए क्या है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, आप इलिसिट सोर्सेज से फंड्स अर्न करते हो और उसे इकोनॉमी में इंटीग्रेट करते हो, है ना। बेसिकली एक तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट, तो उसे अगर आपको रोकना है तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली की जाती है 3 स्टेजेस में। सबसे पहली स्टेज होती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब पैसे को सिस्टम में इंटीग्रेट करना। कैसे? फ्रॉडुलेंट या बेनामी ट्रांजैक्शंस या बेनामी अकाउंट्स, जिसको हम म्यूल अकाउंट्स भी बोल सकते हैं, है ना, फेक अकाउंट्स वगैरह का यूज करके आप उसे इंजेक्ट करते हो। दूसरा होता है लेयरिंग, पैसे को इधर उधर ट्रांसफर करके अल्टीमेटली आप उसकी ओरिजिनल सोर्स को छुपा देते हो। एंड थर्ड होता है इंटीग्रेशन, जब लेयरिंग हो गई तो आप उसे इजीली कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मनी लॉन्ड्रिंग को अगर आपको रोकना है तो सबसे पहला स्टेप जो प्लेसमेंट होता है वहां पे आपको रोकना होगा, और उसको रोकने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन जो आपके पास है वो है केवाईसी, नो योर कस्टमर। सपोज कोई फेक अकाउंट है या कोई सपोज कोई अकाउंट है जिसका अब कोई ओनर नहीं रहा है ना, तो इस तरह के अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तो वो आप कर सकते हो केवाईसी से। तो यहां पे इन्होंने क्या किया है, यहां पे देयर वर मल्टीपल लैप्सेस, लोगों की केवाईसी प्रॉपरली नहीं की गई है, लोगों को अकाउंट्स ऑफर किए गए विदाउट देयर प्रॉपर रिस्क अप्रेजल अगर हम बोले। देन अगर हम बोलें कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक ही पेन पे दे हैव ऑफर्ड मल्टीपल अकाउंट्स, है ना, एंड मतलब केवाईसी रिलेटेड इन्होंने काफी ज्यादा जो ऑपरेशनल एंडिंग्स होती हैं दे हैवंट फॉलोड दैट, ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो होती हैं दे हैवंट फॉलोड दैट। तो दिस वाज अ वेरी सीरियस मैटर रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, जिसपे आरबीआई ने इन्हें पहले ही कस्टमर ऑनबोर्ड करने से मना कर दिया था। दूसरे आते हैं इम्प्रॉपर यूज ऑफ फंड। देखिए क्या है, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखिए जब आप सिर्फ डिपॉजिट्स ले सकते हैं, आप लोन नहीं दे सकते, सॉरी, जब आप डिपॉजिट्स ले सकते हैं दैट टू डिमांड डिपॉजिट, जिसमें आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आते हैं। अब आप लोगों को अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है बैंकिंग सिस्टम का कि जितने भी आपके पास डिपॉजिट्स होते हैं उसमें से सबसे पहले आप सीआरआर एंड एसएलआर मेंटेन करते हो, है ना, और उसके बाद जो आपका पैसा बचता है तो एक पेमेंट बैंक के ऊपर रूल्स होते हैं कि यार वो पैसा जो उस बचे हुए पैसे का 75% नीड्स टू गो इनटू एसएलआर टाइप सिक्योरिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में जो हमारी सिक्योरिटीज कंसीडर की जाती हैं, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, तो उस तरह की सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करो 75% ऑफ योर फंड्स, एंड रिमेनिंग 25% यू कैन पार्क इनटू डिफरेंट बैंक्स एंड अर्न इंटरेस्ट एज एन इनकम। ये बेसिकली इसलिए क्योंकि ये जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ये हाईली लिक्विड फंड्स होते हैं, काफी कहते हैं ना इस पैसे की वेलोसिटी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको इमीडिएट फंड्स की जरूरत पड़ सकती है। और आप क्या कर रहे हो, आप ज्यादातर पैसा या तो लिक्विड फॉर्म में ही रख रहे हो या इन्वेस्टेबल फॉर्म है तो वो भी आपको इमीडिएट आप उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस बेसिकली आप अपनी हाई सॉल्वेंसी यहां पे मेंटेन कर रहे हो कि फंड्स की जरूरत पड़े तो आई कैन अरेंज द फंड्स। तो कहीं ना कहीं ये जो रूल्स थे, तो फंड्स का जो यूटिलाइजेशन इस तरह से होना था, सिंपल मैनर में अगर मैं बताऊं तो दे वर नॉट using those funds in this manner. Maybe they were investing in some risky securities, they were maybe investing in non-SLR types investments. ठीक है, तो यानी कि जो फंड्स का यूटिलाइजेशन था वो प्रॉपरली यहां पे नहीं हो रहा था। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, इवन देयर वर लैप्सेस रिलेटेड टू आईटी, है ना, डाटा इंटीग्रिटी, बेसिकली प्राइवेसी रिलेटेड यहाँ पे कंसर्न्स थे, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, देखो अगर किसी का भी वीक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो कहीं ना कहीं देयर इज ऑलवेज अ साइबर रिस्क इज देयर, है ना, मल्टीपल कंसर्न्स इज देयर, डाटा ब्रीच हो सकता है, डाटा की प्राइवेसी जो है वो लैप्स हो सकती है, तो दैट इज द थिंग। देन आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पे, जो उन्होंने बोला भी है कि मैनेजमेंट भी जो है पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा था, तो बैंक का जो गवर्नेंस था, जो टॉप मैनेजमेंट था, वहां पे इंडिपेंडेंस, जो कहते हैं ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो वो इंडिपेंडेंस नहीं थी, है ना, वो जो इंडिपेंडेंट ओवरसाइट होनी चाहिए वो मिसिंग थी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा गवर्नेंस का एक प्रॉपर एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक के एक पार्ट टाइम चेयरमैन ने अभी रिसेंटली रिजाइन किया था, और उनके रिजाइन से एचडीएफसी के शेयर तो एक दिन में 5% गिरे ही गिरे थे, वन सिंगल डे, वन ऑफ द हाईएस्ट फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर लार्ज कैप शेयर, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो पैनिक फिर मार्केट में भी गया। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ बैंक। आप अगर देखो अभी रिसेंटली कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले, अगर आपने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के बारे में सुना हो, वो तो कोऑपरेटिव बैंक था, इतना बड़ा बैंक भी नहीं था, लेकिन उससे कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट होता है यार, कहीं बाकी बैंक तो मेरा पैसा लेके नहीं भाग जाएंगे। आप देखो जब भी एचडीएफसी के बारे में सिर्फ चेयरमैन साहब ने क्या कहा था एचडीएफसी के, कि मुझे वहां के मैनेजमेंट के कुछ कंसर्न्स अनएथिकल लगे, मैं रिजाइन कर रहा हूं, मुझे ठीक नहीं लगा। उसके बाद बल्कि आरबीआई का एक क्लैरिफिकेशन भी आया था, अगर आप आरबीआई वेबसाइट फॉलो करते हो, नहीं करते तो मेरा आरबीआई मंत्रा बैच है, अगर आप आरबीआई वेबसाइट फॉलो करते हो तो आरबीआई ने कहा था कि एचडीएफसी की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत हेल्दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सिर्फ उनके एक कमेंट से मार्केट गिरा वन पर्टिकुलर डे, और कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी आया होगा यार मेरा कहीं पैसा सेफ तो है ना। तो बैंक्स आर सच एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो कि पैसे को चैनलाइज करते हैं, और पब्लिक को अगर एक भी बैंक फेल होता हुआ लगता है तो दैट कैन क्रिएट अ मॉरल हजार्ड, अ बैंक रन सिचुएशन, पब्लिक अपना पैसा वापस लेने भागने लगेगी, है ना, विच विल क्रिएट पैनिक इन द इकोनॉमी, है ना, क्योंकि पैसे का चैनलाइज तभी होगा जब आपका इंटरमीडिएट जो है, जो कि बैंक है ना, वो स्टेबल होगा। देखिए क्या होता है इकोनॉमी में, आपको छोटा सा समझाता हूं। बैंक क्या करते हैं, बैंक बेसिकली डिपॉजिट्स लेते हैं, लोन देते हैं, है ना। तो डिपॉजिटर को ये लगना चाहिए ना यार यहां जो मेरा पैसा है वो सेफ है, अगर उसे लगेगा ये सेफ ही नहीं है वो पैसा लेने आ जाएगा, और यहां पे पैसा है नहीं, क्योंकि ये तो एक टाइम बाउंड मैनर में ही आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, पैनिक क्रिएट होगा, बैंक रन की सिचुएशन बनेगी, है ना। तो एंड ये फंड्स अगर चैनलाइज नहीं होंगे तो इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, ठीक है। Banks play a very important role in the growth and development of economy by channelizing the funds from the surplus part to the deficit part. Surplus part कैसे, जिसके पास एक्स्ट्रा फंड्स है वो डिपॉजिट देता है, और जिसे फंड्स की जरूरत है वो लोन लेता है, ठीक है। तो इस तरह से पैसा चैनलाइज होता है। तो अल्टीमेटली अगर हम यहां पे बात करें, बैंक्स आर वेरी क्रूशियल, है ना। तो भैया ये सारे लैप्सेस थे जो कि पेमेंट बैंक के अंदर थे, एंड उसी की वजह से पेमेंट बैंक बोले तो पेटीएम पेमेंट बैंक, एंड उसी की वजह से फाइनली आरबीआई हैज टेकन द कॉल कि अब हम इनका लाइसेंस जो है कैंसिल करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होने वाली है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, है ना। अब आरबीआई क्या करेगा, एक एप्लीकेशन देगा फॉर वाइंडिंग अप द बैंक बिफोर द हाई कोर्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बैंक जो है उनकी जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग है वो एनसीएलटी में नहीं जाती, आप लोगों ने सुना होगा, बैंक्स आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ आईबीसी, है ना। उनकी जो प्रोसीडिंग होती है वो हाई कोर्ट में होती है। हाई कोर्ट क्या करेगा, यहां पे एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा, ठीक है, और लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद जो क्रेडिटर्स हैं उनके बेसिकली जो डिपॉजिटर्स वगैरह हैं उनके पैसे को जो है यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा कि उन्हें टाइमली उनका पैसा डिपॉजिट जो है वो मिल जाए, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि देखिए पब्लिक को जो डिपॉजिट है विद द बैंक वो हमेशा सेफ होता है अप टू अ लिमिट ऑफ 5 लाख रुपीस। क्यों, क्योंकि बैंक जो है वो एक प्रीमियम पे करते हैं टू DICGC ऑर्गेनाइजेशन, जो ये इंश्योर करता है कि 5 लाख रुपए तक का आपका जो डिपॉजिट है बैंक के पास वो इंश्योर्ड रहे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और पेटीएम पेमेंट बैंक में तो मैंने आपको वैसे भी बताया कि ज्यादा से ज्यादा आप 2 लाख रुपए रख सकते हो, यानी कि सारे का सारा पैसा जो है वो सेफ है ना। डिपॉजिटर का पैसा कहीं नहीं जाने वाला, वो बड़े आराम से मिल जाएगा, चाहे वो DICGC के थ्रू मिले या फिर बैंक के एसेट्स को लिक्विडेट करके मिले थ्रू द लिक्विडेशन प्रोसेस। और वैसे भी यहां पे आरबीआई ने बोला हुआ है कि भाई डिपॉजिटर्स को डरने की जरूरत नहीं है, बैंक हैज एनफ लिक्विडिटी टू रीपे इट्स एंटायर डिपॉजिट लायबिलिटी, है ना। तो किसी भी डिपॉजिटर का पैसा कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है।
तो दिस वॉज अबाउट द न्यूज गाइज। आई होप आपको इस न्यूज का पूरा एंड टू एंड एनालिसिस समझ में आया हो, सारी एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको मिली हो, है ना। अब शॉर्ट टर्म में बोलें तो हाँ, डेफिनेटली जो इसकी पेरेंट कंपनी है पेटीएम पेमेंट बैंक की, उसके शेयर प्राइसेस में तो थोड़ी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, बट अल्टीमेटली कोई जो हम बोलते हैं ना कि यार इट्स बेटर कि जब हमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम नहीं हो रहा तो इट्स बेटर कि यार कोई बीमारी है तो उसको दूर कर देते हैं, है ना। तो विद दिस आई एम रैपिंग अप द सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपका एक छोटा सा कमेंट ना काफी हमें कहते हैं ना मोटिवेट करता है यार, मजा आता है आप लोगों के कमेंट देख के। तो प्लीज अगर पसंद आया करे तो प्लीज डू कमेंट। इसी के साथ सेशन रैप अप कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।